नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना अगला टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं, पिछली बार हमने पढ़ा था लोकसभा अध्यक्ष की कार्य एवं शक्तियां, और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं पिछली बार हमने लोकसभा अध्यक्ष की कार्य शक्तियां पढ़ी थी, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोकसभा की कार्य एवं शक्ति। देखो, जो हम ये चीज पढ़ रहे हैं ये ना केवल 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि कंपटीशन लेवल में भी ये चीजें आती हैं। तो कंपटीशन के लिए भी आप इन चीजों की तैयारी कर सकते हो। और एक चीज ध्यान रखना कि बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, ये ना समझे कि आगे पढ़ लेंगे, कंटिन्यूस क्लास रखें, एक भी दिन मिस ना रखें, क्योंकि आपको हम ये मौका प्रोवाइड कर रहे हैं, घर बैठे आपको ये सुविधा मिल रही है। स्कूल आना पड़ता, आपको स्कूल में चीज़ें मिलती और आपको पता लॉकडाउन में चीज़ सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो आपको घर बैठे ये सुविधाएं मिल रही हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, एक भी क्लास मिस मत कीजिए, नोट्स बनाकर तैयार कीजिए, उनको याद कीजिए और जितना हो सके व्यवहारिक तौर पर पढ़िए। मैं आपको हर एक शब्द डिफाइन करके चल रहा हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमें रटना नहीं है, हमें ज्ञान प्राप्त करना है। और ज्ञान प्राप्त कब होता है? जब हमें हर एक शब्द की डेफिनेशन, परिभाषा पता हो कि ये शब्द क्या है, उस समय हम असली ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो इसलिए ना केवल ये 10th के लिए बल्कि कंपटीशन लेवल के लिए ये सब चीजें महत्वपूर्ण, इसलिए ध्यान से पढ़िए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? लोकसभा की कार्य एवं शक्तियां, अर्थात भारतीय संसद का जो निम्न सदन लोकसभा है वो कौन कौन से उसमें कार्य होते हैं। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें कार्य होता है, विधायी शक्तियों में विधायी शक्तियां। देखो, विधायी का अर्थ क्या होता? देखिए, विधायी मैंने आपको कल बताया था, विधायी यानी कि विधि निर्माण। विधि निर्माण से आशय क्या होता है? विधि निर्माण अर्थात कानून निर्माण। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो हमारी व्यवस्थापिका होती है उसका जो प्रमुख कार्य क्या होता है? कानूनों का निर्माण करना। और कानूनों का निर्माण मैंने आपको बताया था कि भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के माध्यम से होता है। और हमारा जो टॉपिक अब चल रहा है लोकसभा के कार्य। तो लोकसभा में जो कार्य होता है सबसे महत्वपूर्ण वो क्या होता है? विधि निर्माण अर्थात कानून का निर्माण। लेकिन लोकसभा में किन किन विषयों का कानून निर्माण होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, लोकसभा में जो विधि का निर्माण होता है वो संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों का कानून निर्माण किया जाता है। देखिए मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि भारत में जो कानून निर्माण प्रक्रिया की जो विषय हैं कि जिन जिन विषयों पर कानून बनाया जाता है उसका पृथक्करण किया गया, अर्थात शक्तियों का बंटवारा किया गया है। क्योंकि भारत में एक ही हाथों में यानी कि संघ के हाथों में ही सारी शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं, संघ के साथ साथ राज्यों को भी कानून निर्माण की शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो अनुसूची 7 में शक्तियों के विभाजन को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सी हैं? एक तो है संघ सूची, एक हमारी राज्य सूची और एक हमारी समवर्ती सूची। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, संघ सूची के जितने भी विषय होते हैं इन सभी विषयों का कानून निर्माण कौन करता है? केंद्र या संघ करता है। अर्थात संघ सूची के जितने भी विषयों पर कानून का निर्माण किया जाएगा वो कौन करेगा? केंद्र या संघ करेगा। इसी प्रकार
राज्य सूची के जितने भी विषय होते हैं उन सभी विषयों पर कानून का निर्माण कौन करता है? राज्य करता है। और इसी प्रकार समवर्ती सूची के जितने भी विषय होते हैं इस पर दोनों मिलकर अर्थात केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून का निर्माण करते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि आप पढ़ते हो कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है लेकिन फिर भी हमें एकात्मक देखने को मिलता। वो कैसे, इसमें समझना कि समवर्ती सूची के यदि किसी विषय पर कानून बन रहा है और उस विषय पर केंद्र और राज्य दोनों के मध्य विवाद हो जाता है तो उस समय विवाद की स्थिति में केंद्र का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। कि समवर्ती सूची की यदि किसी विषय पर केंद्र और राज्य के मध्य विवाद होता है तो उस समय केंद्र का निर्णय अंतिम माना जाएगा। दूसरी चीज राज्य सूची में आपको बता देता हूं कि यदि राज्य की विधानसभा भंग या निलंबित है उस समय राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है? केंद्र बनाता है। अब देखो, शक्तियों का विभाजन तो किया गया है लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में इन सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? केंद्र के पास है। इसलिए भारतीय शासन व्यवस्था को एकात्मक भी कहते हैं। उसका कारण मैंने आपको बता दिया। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर विवाद होता है तो केंद्र का निर्णय अंतिम होगा। यदि राज्य विधानसभा भंग है या निलंबित है उस समय राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है? केंद्र बनाता है। दोबारा से अपने टॉपिक पर आ जाते हैं कि लोकसभा संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून का निर्माण करती है। अब इसमें आपको बता देता हूं कि लोकसभा में विभिन्न प्रकार के साधारण विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। देखो मित्रों, अब हम बात करने जा रहे हैं साधारण विधेयक क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे विधेयक कि ये विधेयक क्या होता है। देखिए, जिस विषय पर कानून बनाया जाता है उसे विधेयक कहते हैं। मान लीजिए कि हमारा विषय है कृषि, अर्थात कृषि के ऊपर हमें क्या बनाना है? कानून। तो कोई भी सांसद अर्थात लोकसभा का सदस्य उस विषय को लेकर आता है कि हम कृषि के ऊपर कानून बनाने जा रहे हैं, तो वही विषय हमारा क्या कहलाएगा? विधेयक। कि जिस पर हमें कानून बनाना है वही हमारा विषय क्या कहलाता है? विधेयक। और विधेयक ये तब तक विधेयक रहता है जब तक कि इस पर राष्ट्रपति के क्या नहीं हो जाते? हस्ताक्षर। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही यह विधेयक क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। दोस्तों, मैंने आपको पिछले जब लोकसभा अध्यक्ष की कार्यशक्तियां पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि विधेयक के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो विधेयक है, ये विधेयक दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा साधारण विधेयक और एक हमारा होता है वित्त या धन विधेयक। देखिए मित्रों, पहले मैं वित्त या धन विधेयक के बारे में बात करने जा रहा हूं कि ऐसे विधेयक जिसमें धन से संबंधित अर्थात करों का समावेश हो और संचित निधि का समावेश हो, क्योंकि ये दोनों धन से संबंधित हैं। जिसमें करों का समावेश है और संचित निधि का समावेश हो वे हमारे विधेयक वित्त या धन विधेयक कहलाते हैं।
अब इसमें करों के बारे में आपको पता है कि जो सरकार हमसे किसी भी वस्तु के ऊपर जो कटौती लेती है उसे हम क्या कहते हैं, कर लेते हैं। और संचित निधि अर्थात सभी माध्यमों से जो सरकार की इनकम होती है वो पैसा जहां इकट्ठा होता है उसे हम क्या कहते हैं, संचित निधि। और विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों में कर्मचारियों के वेतन भत्ते इत्यादि जो प्राप्त होते हैं वो कहां से दिए जाते हैं, संचित निधि से। जिस भी विधेयक में इन दो चीजों का समावेश होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा वित्त विधेयक या फिर धन विधेयक। इसके अतिरिक्त जिस विधेयक में इन दोनों का समावेश नहीं है वो सारे के सारे विधेयक हमारे क्या कहलाते हैं, साधारण विधेयक। अर्थात सीधे शब्दों से बात करूं, धन से संबंधित जो विधेयक होते हैं वो वित्त विधेयक या धन विधेयक, और जिसमें धन का समावेश नहीं होता है वो सारे क्या कहलाते हैं, हमारे साधारण विधेयक कहलाते हैं। अब हमारे लोकसभा में जो विभिन्न प्रकार के हमारे साधारण विधेयक होते हैं वो प्रस्तुत किए जाते हैं। ये साधारण विधेयक भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सरकारी विधेयक और एक हमारे होते हैं गैर सरकारी विधेयक। अब समझिए सरकारी और गैर सरकारी में क्या अंतर होता है। जिन विधेयकों को मंत्री परिषद के सदस्य प्रस्तुत करते हैं, कि जो हमारी मंत्री परिषद होती है वो मंत्री परिषद के सदस्य जिन साधारण विधेयकों को प्रस्तुत करते हैं वो सारे विधेयक क्या कहलाते हैं, सरकारी विधेयक। और जिन विधेयकों को मंत्री परिषद के अलावा अन्य लोकसभा सदस्य प्रस्तुत करते हैं, लोकसभा या राज्यसभा कोई सा हो सकता है, अर्थात कोई भी सांसद जो मंत्री परिषद से संबंधित नहीं है, अन्य जो सदस्य होते हैं संसद के, उन सदस्यों के द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे गैर सरकारी विधेयक। तो समझिए अपना कि साधारण विधेयक को दो भागों में बांटा गया है, एक सरकारी और एक गैर सरकारी। जिन्हें मंत्री परिषद के सदस्य प्रस्तुत करते हैं वो सरकारी विधेयक, और जिन्हें मंत्री परिषद के अलावा अन्य संसद के सदस्य प्रस्तुत करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, गैर सरकारी विधेयक कहलाते हैं। तो विधेयक अपना टॉपिक क्लियर हुआ। विधेयक किसे कहते हैं, जिस विषय पर कानून बनाया जाता है वो हमारा विधेयक कहलाता है। विधेयक दो प्रकार के होते हैं, साधारण और वित्त विधेयक। जिन विधेयकों में करों का समावेश होता है, संचित निधि का समावेश होता है वो वित्त विधेयक, और जिसके अंदर ये दोनों नहीं होते हैं वो सारे साधारण विधेयक। और साधारण विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, सरकारी और गैर सरकारी। जिन्हें मंत्री परिषद सदस्य प्रस्तुत करते हैं वो सरकारी विधेयक, जिन्हें मंत्री परिषद के अलावा जो प्रस्तुत करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गैर सरकारी। दूसरी हमारी शक्ति है वित्तीय शक्तियां। देखो मित्रों, मैंने आपको अभी बताया वित्त यानी कि धन, क्योंकि आपको पता है कि सरकार विभिन्न प्रकार के विकास कार्य करती है, सरकार की विभिन्न स्रोतों से इनकम होती है, उसे खर्च किया जाता है। तो इसका कहाँ से पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ, इसका पूरा जो लेखा जोखा तैयार किया जाता है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, हमारी लोकसभा के द्वारा। तो लोकसभा में संपूर्ण एक वित्त वर्ष का लेखा जोखा तैयार कर लोकसभा में प्रस्तुत व पारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त वित्त विधेयक को सर्वप्रथम सिर्फ लोकसभा में ही
प्रस्तुत व पारित किया जाता है। अब समझिए, एक वित्त वर्ष, अभी एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था कि भारत में वित्त वर्ष की अवधि क्या रहती है। तो वित्त वर्ष जो भारत में प्रारंभ होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये हमारा वित्त वर्ष कहलाता है। तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के मध्य कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्च हुआ, सारा जो लेखा जोखा है वो कौन तैयार करती है? हमारी लोकसभा। ना केवल तैयार करती है, प्रस्तुत भी होता है और इसे पारित भी किया जाता है। एक चीज मित्रों ध्यान रखना कि जो हमारा वित्त विधेयक होता है वो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ कहां प्रस्तुत होता है? लोकसभा में, और लोकसभा से पारित होने के बाद ही राज्यसभा जाता है। और राज्यसभा इस वित्त विधेयक को सिर्फ 14 दिन तक ही अपने पास रख सकती है। 14 दिन के बाद ये स्वतः ही राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है। तो एक तरीके से वित्त विधेयक पर लोकसभा का हमारा एकाधिकार होता है, अर्थात वित्त विधेयक पर राज्यसभा के पास कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ वो 14 दिन तक इस बिल को रोक सकती है। आगे चलते हैं। तीसरी हमारी जो शक्ति है लोकसभा की, वो है निर्वाचन संबंधी शक्तियां। निर्वाचन संबंधी शक्तियां। देखो मित्रों, जो हमारे लोकसभा के सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों में भाग लेते हैं। देखो मित्रों, आपको पता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अर्थात इसमें सीधे जनता भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। और आपको पता है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हमारे लोकसभा में जाते हैं और लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं। चौथी जो इसमें शक्ति है वो है संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। देखिए मित्रों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में ये स्पष्ट कहा गया है कि समय समय पर भारतीय संविधान में संशोधन कर उसमें फेरबदल किया जा सकता है, अर्थात कानूनों को हटाया जा सकता है और नए कानूनों को जोड़ा जा सकता है या कानून में ही कुछ फेरबदल किया जा सकता है। लेकिन ये संशोधन करेगा कौन? इस संशोधन करने की शक्ति किसको दी गई है? तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति प्रदान की गई है वो संसद को प्रदान की गई है और संसद में अपने लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। तो संविधान संशोधन से संबंधित जो भी संशोधन किया जाता है, फेरबदल किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के द्वारा किया जाता है। तो अनुच्छेद 368 के तहत लोकसभा के सदस्य संविधान संशोधन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, तो संविधान में जो संशोधन किया जाता है उसमें लोकसभा हमारी भाग लेती है। पांचवी और अंतिम शक्ति है हमारी लोकसभा की, वो है कार्यपालिका
पर नियंत्रण संबंधी शक्तियां। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारे कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। और जो मैंने आपको बताया कि वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो हमारे कौन होते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, ये वास्तविक कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। अब देखिए, आपको बता दूं कि लोकसभा में हमारा एक सरकार, जिसे हम बोलते हैं पक्ष, और इसके अपोजिट क्या होता है, विपक्ष होता है। इस विपक्ष का क्या कार्य होता है कि यदि सरकार कोई भी गलत कार्य करे तो उसका विरोध करे। अब विरोध कैसे करते हैं, ये सरकार से क्या पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, और उन प्रश्नों के उत्तर किसको देने होते हैं, सरकार, अर्थात उसमें प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को उन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। और इनके माध्यम से ये कार्यपालिका को क्या रखते हैं, नियंत्रित रखते हैं। अर्थात उसे नियंत्रित रखने के लिए, किसको, कार्यपालिका को नियंत्रित रखने के लिए विभिन्न प्रकार के क्या पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, जिससे कि कार्यपालिका हमारी तानाशाह या निरंकुश ना हो, उस पर अंकुश लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त कार्यपालिका को नियंत्रित रखने के लिए लोकसभा के सदस्यों द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव, जैसे कि काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, प्रस्तुत किए जाते हैं। अगर कोई गलत कार्य हो रहा है, अर्थात किसी कार्य में गड़बड़ी नजर आ रही है, तो उसके विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव लाया जाता है, जिसके पारित होने पर वह काम रुक जाता है। यदि सरकार कुछ गलत कार्य करती है जो समाज के विरुद्ध है, जनता के विरुद्ध है, तो उसके खिलाफ सरकार की निंदा करने के लिए निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। और यदि सरकार में विश्वास ही ना रहा हो, अर्थात सरकार विश्वास मत हासिल ना हो, तो उसके विरुद्ध कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। मित्रों, ध्यान रखना कि यदि ये अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। तो मित्रों, ये थे हमारे लोकसभा की कार्य एवं शक्तियां। 5 कार्य शक्तियां होती हैं, विधायी यानी कि विधि निर्माण, वित्तीय शक्तियां अर्थात धन से संबंधित शक्तियां, तीसरी हमारी निर्वाचन चुनाव से संबंधित शक्तियां, चौथी हमारी संविधान संशोधन अर्थात संविधान में फेरबदल करने की शक्तियां, और पांचवा कि कार्यपालिका को किस प्रकार से निरंकुश और तानाशाह होने से हमारी लोकसभा बचा करके रखती है, उस पर किस प्रकार से नियंत्रण रखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे राज्यसभा के गठन और राज्यसभा की कार्य एवं शक्तियां। तो मित्रों, एक चीज आपको बता दूं मैं आपको कि कल प्रातः 9 बजे से आपकी ऑनलाइन क्लास चलेगी, अर्थात आपको 9 बजे तैयार रहना है अपने नोटबुक लेकर के, और 9 बजे आपकी वहाँ से ऑनलाइन क्लास बिल्कुल प्रारंभ हो जाएगी। आपको यदि कोई समस्या आ रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमें पता लगे आपको कौन सी समझ में नहीं आ रही। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, क्लास ज़रूर अटेंड करें, एक भी क्लास मिस ना करें। धन्यवाद।